डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SCS वीडियो पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना में आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है, प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तीन पॉइंट तक हो गया था ना, और नीचे हेडिंग लिखो, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ। हो गया। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से लाभ क्या हुआ? सबसे पहला तो लाभ यही हुआ कि हमको तत्वों का अध्ययन करने में आसानी होगी, क्योंकि उस समय तक 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे, उनको अलग अलग पढ़ना संभव नहीं था। इन्होंने उनको क्या किया, 7 आवर्त में बांट दिया था और 8 समूह में बांटा था, अर्थात 8 वर्गों में बांटा था। इसका मतलब अगर हम 8 वर्गों का अलग अलग अध्ययन कर लें तो इन 63 तत्वों के बारे में हमको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने ही कहा था कि एक वर्ग में वही तत्व रखे जाएंगे जिनके गुणों में क्या होगी, समानता हो। यही कहा था ना उन्होंने। तो जिनके गुणों में समानता होगी उनको ही एक वर्ग में रखेंगे। तो अगर एक वर्ग के हम कॉमन गुणों का अध्ययन कर लें तो हमको उस वर्ग के सारे तत्वों के गुणों के बारे में क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, मिलेगी। तो 8 वर्गों में उन्होंने बांटा था, तो 8 पाठ अगर हम अलग अलग पढ़ लें तो हमको 63 तत्वों की पूरी जानकारी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो नहीं, 12 आवर्त नहीं, अंतर था। 12 लाइनें खींची गई थी, मतलब 12 श्रेणियां थी, लेकिन उनको बांटा 7 आवर्त में ही गया था। समझ गए? जैसे कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रखा तो 12 लाइन में गया था, लेकिन कुछ आवर्तों को 2-2 को मिला के 1 मान लिया गया था, कुछ में 3 को मिला के 1 मान लिया गया था। देख रहे हो? और उसके बाद ये वाला भी हमारा, तो इस तरह से ये वाला अकेले था 2 3, इसमें 4 और 5 दोनों थे, 6 7 8 9 10 11 और 12। तो लाइनें तो 12 थी, मतलब तत्वों को 12 लाइन में रखा गया था। लेकिन आवर्त बोलते समय इसको अकेले बोला गया, इसको भी अकेले बोला गया, इसको भी अकेले, तीसरा आवर्त। लेकिन इन दोनों को एक साथ मिला के कौन सा बोला गया, चौथा आवर्त। इसी प्रकार से इनको मिला के एक साथ 5वां, इनको मिला के एक साथ 6वां, इनको मिला के एक साथ 7वां। तो आवर्त कितने बने? 7 आवर्त बने, लेकिन लाइनें कितनी थी? 12 थी। तो उसमें कुछ लिखवाया था, जो मुख्य तथ्य में लिखवाया। पहला नंबर क्या लिखवाया? दूसरा नंबर आगे लिखना। कुछ उसमें जगह बची है? तनिको नहीं बचा हुआ है? चलो कोई बात नहीं, छोड़ जाने, जरूरी नहीं है। नहीं, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है ज्यादा, इससे छोड़ दो। हेडिंग लिखो, क्या लिखे हो? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ। तो पहला नंबर
के गुणों के हेडिंग है तत्वों के गुणों के क्रमबद्ध अध्ययन में सुविधा। तत्वों के गुणों के क्रमबद्ध अध्ययन में सुविधा। हो गया ना? तो इसके अंदर लिखते हैं क्योंकि इस आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। हो गया? अतः किसी वर्ग के एक तत्व के गुण का अध्ययन करने पर उस वर्ग के शेष तत्वों के गुणों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर हेडिंग है नए तत्वों की खोज में सहायता। हो गया? आगे लिखो। क्योंकि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाते समय हो गया? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाते समय कई खाली स्थान छोड़े थे। तथा
आने वाले तथा उन स्थानों पर आने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। जिससे उन तत्वों की खोज में आसानी हो गई, या जिससे उन तत्वों की खोज में सहायता मिली, ये लिख सकते हो। हो गया, ये चीज को ध्यान में रखना है। तीसरा नंबर तत्वों के परमाणु भारों और संयोजकता में संशोधन। तत्वों के परमाणु भारों और संयोजकता में संशोधन। हो गया ना? तो अब देखो, लिखेंगे क्योंकि बेरिलियम का तुल्यांकी भार बेरिलियम का तुल्यांकी भार हो गया 4.5 होता है। बेरिलियम का तुल्यांकी भार 4.5 होता है। तथा पहले बेरिलियम को त्रिसंयोजी माना जाता था। त्रिसंयोजी मतलब 3 संयोजकता वाला। बेरिलियम को त्रिसंयोजी माना जाता था। हो गया ना? आगे लिखना। बेरिलियम को त्रिसंयोजी माना जाता था, अतः इसका परमाणु भार 4.5 गुणा 3 बराबर 13.5 होना चाहिए। चार 4.5 गुणा 3 बराबर 13.5 माना गया। लिखना होना चाहिए मत लिखो, माना गया लिख दो, क्योंकि पहले माना यही गया था। 13.5 माना गया। यहां से देख रहे होगे 4.5 में 3 का गुणा किया गया है। 4.5 इसका तुल्यांकी भार था। हो गया। और 3 क्या था? त्रिसंयोजी मतलब इसकी संयोजकता। तो तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता करने पर उसका क्या मिल जाता है?
परमाणु भार, तो कॉपी के ऊपर इसको लिख सकते हो। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। हो गया ना? हो गया। अब लिखेंगे नीचे लिखेंगे परंतु आवर्त सारणी का निर्माण करते समय, परंतु आवर्त सारणी का निर्माण करते समय आवर्त सारणी का निर्माण करते समय मेंडलीव ने यह पाया कि मेंडलीव ने यह पाया कि हो गया बेरिलियम के गुण हो गया दूसरे वर्ग के तत्वों से मिलते हैं, दूसरे वर्ग के तत्वों से मिलते हैं, दूसरे वर्ग के तत्वों से मिलते हैं। हो गया। अतः इसकी संयोजकता 3 नहीं 2 होनी चाहिए। अतः इसकी संयोजकता 3 नहीं 2 होनी चाहिए। ये याद रखना है। अतः इसकी संयोजकता 3 नहीं 2 होनी चाहिए। हो गया ना? अतः बेरिलियम का संशोधित परमाणु भार, अतः बेरिलियम का संशोधित परमाणु भार, बेरिलियम का संशोधित परमाणु भार क्या होना चाहिए जी? 4.5 गुणा 2, क्योंकि अभी देखो यही सूत्र लिखवाए हैं, तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। तो जब तक आवर्त सारणी का निर्माण नहीं हुआ था तब तक इसको माना जाता था कि ये 3 संयोजकता वाला है, अर्थात 3 प्लस बनाएगा। परंतु जब आवर्त सारणी निर्मित की जाने लगी तब मेंडलीव ने पाया कि इसके जो गुण हैं वो किसकी तरह मिल रहे हैं? दूसरे वर्ग के तत्वों की तरह मिल रहे हैं। और दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो दूसरे वर्ग में इसकी संयोजकता 3 कैसे मानी जा सकती? जब गुण दूसरे वर्ग से मिल रहे हैं, इसका मतलब संयोजकता पहले गलत मानी जाती थी। कितनी मानी जानी चाहिए? 2 मानी जानी चाहिए। तो जो यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया है वहां पे कितने का गुणा होना चाहिए? 2 का। तो संशोधित परमाणु भार क्या हो गया? 4.5 गुणा 2 बराबर 9। देखो, अतः संशोधित परमाणु भार बराबर 4.5 गुणा 2 बराबर 9 किया गया। हो गया ना? और बेरिलियम को दूसरे वर्ग में रखा गया, और बेरिलियम को दूसरे वर्ग में रखा गया। हो गया। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। ऐसे ही और तत्वों का किया होगा, नहीं भी किया होगा तभी एक का किया तो एक के लिए आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे लाभ तो हो गया। अब लिखो मेंडलीव की मूलावर्त सारणी के दोष। नहीं, हेडिंग है मेंडलीव की मूलावर्त सारणी के दोष। ठीक है ना? ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान
ध्यान दिया है ना, यहाँ से तुम्हारे सिलेबस में है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से। इसके पीछे का जितना था न्यूटन का अष्टक नियम, उसके बाद वर्गीलियस का धातु अधातु और लोबराइनर का त्रिक नियम, ये सब हटा दिया है। यहाँ मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से सिलेबस शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ से तुमको तैयार करना है, ठीक है। तो ऐसे तुमसे पूछा जा सकता है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए या प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए, या मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या था, इनकी आवर्त सारणी के प्रमुख दोषों का वर्णन करो, या मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से हमें क्या लाभ हुए। हो जाएगा। ये सवाल 2 नंबर या 3 नंबर में तुमसे पूछा जा सकता है। आगे लिखो अब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। देखो आज तक जितनी भी आवर्त सारणी बनी उसका अगर दोष पूछा तो पहला दोष यही लिखना, हाइड्रोजन का स्थान। ये दोष प्रारंभ से चलता आ रहा है, आज तक इसको सही नहीं किया जा सका, समझ गए। तो आज तक हम यही पढ़ते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष, चाहे आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, चाहे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी के दोष। इसमें पहला स्थान किसका रहता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखे, दोष लिखे। दोष में पहली हेडिंग हाइड्रोजन के लिए सही स्थान का न होना, या हाइड्रोजन को सही स्थान न मिलना, ये लिख सकते हो। हाइड्रोजन को सही स्थान न मिलना, हाइड्रोजन को सही स्थान न मिलना, हो गया। तो लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के गुण, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण हो गया, क्षार धातुओं कोष्ठक में लिख देना प्रथम वर्ग, क्षार धातुओं कोष्ठक में लिख देना प्रथम वर्ग, हो गया। तथा हैलोजन तत्वों, हैलोजन तत्वों कोष्ठक में लिखना 7 वर्ग, 8 वर्ग थे ना इनके में, तो 7वें वर्ग में हैलोजन तत्वों को रखा गया था, और पहले वर्ग में किसको रखा गया था, क्षार धातुओं को रखा गया था। क्या लिखे जी, हैलोजन तत्व। शुरू से बोलो क्या लिखे, दोनों से मिलते हैं, दोनों से मिलते हैं, दोनों से मिलते हैं, हो गया ना। अतः इसे पहले या सातवें दोनों वर्गों में रखा जा सकता है, अतः इसे पहले या सातवें दोनों वर्गों में रखा जा सकता है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान देना। तो अगर दोनों जगह पे रख सकते हैं तो कोई निश्चित स्थान नहीं मिला, ये कहा जा सकता है। हो गया। आगे लिखो दूसरा नंबर, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में परिवर्तन। दूसरा नंबर, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में परिवर्तन, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में परिवर्तन, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में परिवर्तन। तो आप देख सकते हो
में हम जानते हैं कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी इस पर आधारित थी, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पर। तो इसका मतलब मेंडलीव के अनुसार परमाणु भार का बढ़ता क्रम रखा जाए तभी तत्वों के गुणों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ तत्वों के परमाणु भार संशोधित किए गए तो यह पाया गया कि मेंडलीव ने इनको इस प्रकार से रखा है कि परमाणु भार का बढ़ता क्रम न होकर घटता क्रम हो गया। समझ गए? अर्थात गुण तो इधर वाले से मिल रहे हैं और उसको यहीं पे रखा गया, और जिसके गुण यहाँ से मिल रहे हैं उसको यहाँ पे रखा गया है। तो मेंडलीव के अनुसार इसका परमाणु भार कम होना चाहिए, इसका परमाणु भार अधिक होना चाहिए। लेकिन जब संशोधित किया गया तो ये पाया गया कि इसका वाले का अधिक होता है और इस वाले का क्या होता है, कम होता है। तो क्रम उल्टा हो गया ना, क्योंकि आगे जाने पर परमाणु भार में क्या होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। तो कुछ तत्व ऐसे थे जिनको हम लिखते हैं, एक दो उदाहरण देखो पहले इसमें। क्योंकि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, क्योंकि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पर आधारित थी, परंतु कुछ स्थानों पर परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में परिवर्तन पाया गया। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में परिवर्तन पाया गया। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में परिवर्तन पाया गया। हो गया ना? जैसे मेंडलीव ने टेल्यूरियम Te का परमाणु भार टेल्यूरियम Te का परमाणु भार 125 और आयोडीन I का परमाणु भार 127 माना तथा टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा तथा Te को I से पहले रखा तथा Te को I से पहले रखा तथा Te को I से पहले रखा। हो गया ना? कहने का मतलब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें टेल्यूरियम पहले था और आयोडीन बाद में था। उनके अनुसार सही भी था क्योंकि इसका 125 था और इसका क्या था 127। परंतु बाद में प्रयोगों के द्वारा
परंतु बाद में प्रयोगों के द्वारा यह पाया गया कि परंतु बाद में प्रयोगों के द्वारा यह पाया गया कि हो गया Te का परमाणु भार 127.6 और I का परमाणु भार और आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है। अब देखो इसका 127 कितना 127.6 हो गया, इसका 126.9 हो गया, तो ये बढ़ता क्रम है, घटता क्रम हो गया। तो लिखो अतः मूल आवर्त सारणी में ये बढ़ते क्रम में न होकर घटते क्रम में हो गए। अतः मूल आवर्त सारणी में ये बढ़ते क्रम में न होकर किस क्रम में हो गए, घटते क्रम में हो गए। हो गया ना। तो ऐसे ही मेंडलीफ ने क्या किया था, कोबाल्ट को और निकिल को दोनों का परमाणु भार 59 मान लिया था। ठीक है, अब कहे दोनों को 59 है, क्या जिसको पहले जिसको बाद में रखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जो कोबाल्ट का गुण था इसके ऊपर वाले तत्व से मिल रहा था और निकिल का इसके ऊपर वाले से मिल रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को इधर कर दिया, निकिल को बाद में कर दिया। वैसे भी तो यहाँ कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी। अगर इसका गुण इधर वाले से मिलता तो इधर रख देते, इसका इधर वाले से मिलता तो इधर रख देते, क्योंकि दोनों का 59 है, कहीं पे रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्रयोग किया गया तो ये पाया गया कि कोबाल्ट का जो होता है 58.93 होता है और इसका जो होता है 58.6 होता है, 69। तो अब बताओ किसका अधिक है, कोबाल्ट का अधिक है, निकिल का कम है। यहाँ भी उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे ही एक दो जगह पे और मिला था, इन गलतियों को बाद में सुधारा गया। तो क्या सुधारने का मतलब इसको उल्टा कर दिया जाएगा? हम लोग कोबाल्ट के पहले निकिल पढ़ते हैं क्या? अभी भी तो हम अपना सब तो कोबाल्ट के बाद ही निकिल पढ़ते हैं। तो इसका मतलब मेंडलीफ भी गलत नहीं थे, बस उन्होंने जिस तर्क का प्रयोग किया था वो गलत था। क्या कि परमाणु भारों का बढ़ता था, तो ये बदलाव मिलने लगा, इसलिए मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की और अगली सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित हुई। तो ये सारे परमाणु क्रमांक के क्रम में दिखे कि सही रूप से रखे गए, मतलब जिनको मेंडलीफ ने रखा था वो सब सही रखे गए, बस उन्होंने जो तर्क दिया था वो गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे इसमें नीचे, एक एग्जाम्पल हो गया ना। चलो इसी प्रकार नीचे लिख लो, इसी प्रकार कोबाल्ट CO, इसी प्रकार कोबाल्ट CO कोष्ठक में लिख देना 58.93 कोबाल्ट CO 58.93 को हो गया, को निकिल Ni 58.69 हो गया, से पहले रखा गया है जो गलत है, गलत नहीं है, से पहले रखा गया है, हो गया, जो मेंडलीफ की अवधारणा के विपरीत है, जो
मेंडलीव की अवधारणा के विपरीत है। गलत नहीं था ना, उनके अवधारणा के विपरीत था, मतलब उनकी धारणा गलत थी, क्रम तो सही ही था, तो इसलिए गलत नहीं कह सकते हैं, मेंडलीव की अवधारणा के विपरीत है। तो अब देखो अगला दोष इनका क्या आया, क्योंकि इन्होंने 8 वर्ग में रखा था तत्वों को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और 8वें में इन्होंने रख दिया था उस समय तक जो संक्रमण तत्व खोजे गए थे उनको। 8वें में इन्होंने किसको रख दिया था? संक्रमण तत्वों को। अक्रिय गैसों के लिए कोई खाली स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा था। बुद्धिमानी तो इन्होंने लगाई थी कि कुछ खाली स्थान भी छोड़े थे, लेकिन इन्होंने अक्रिय गैसों के लिए कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा था, अर्थात जब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उस समय तक कोई अक्रिय गैसें खोजी ही नहीं गई थी। तो इनको लगा कि ऐसी कोई गैसें ही नहीं होंगी जिनके गुण ऐसे होंगे कि वो कोई गुण ही नहीं दिखाएंगे, न कोई यौगिक बनाएंगे, न कोई आयन बनाएंगे, न इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि उस समय तक इलेक्ट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी। बाद में जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई तो पता चला कि ये ऐसी गैसें हैं जिनके गुण इसमें से कहीं भी रख लो किसी से नहीं मिल रहे हैं, तो उनको स्थान नहीं दिया इन्होंने, अर्थात उनके लिए भी तो इनको खाली स्थान छोड़ना चाहिए था अगर अनुमान लगाए थे तो, लेकिन उस समय तक कोई खोजा ही नहीं गया, तो इनकी भी गलती नहीं थी। लेकिन हम लोग गलती में तो पढ़ेंगे, जान के तो गलती किए नहीं थी, जब कुछ था ही नहीं तो कहां से नियम लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। हम लोग कुछ भी करते हैं पहले उस हिसाब का अनुमान होता है, तभी हम उस तरह के नए चीजों की खोज कर पाते हैं। अगर आज तक कुछ हुआ ही ना हो ऐसा, तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। अभी नोवेल कोरोना वायरस आ गया, ये पहली बार हुआ है। कोरोना वायरस की और प्रजातियां थी पहले, लेकिन इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस रखा गया, नया कोरोना वायरस, अर्थात ये ऐसा है जो अब तक कभी नहीं पाया गया था। इसलिए कौन सा? नहीं, कोरोना कैसे रखा गया है, जो कोरोना का संरचना है वो सूर्य की सतह के कोरोना के जैसी है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। नहीं, लैटिन नाम नहीं है, ये सूर्य के कोरोना से मिलता है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। अभी तक इसका नाम कोरोना वायरस नहीं होता, इसका नाम वुहान वायरस होता। वुहान वायरस, क्योंकि कहां से पनपा था? ये चीन के वुहान से ही पहली बार पाया गया था। WHO का ये नियम है कि वायरस की उत्पत्ति जहां से होगी वहीं पे उसका नाम या वही उसका नाम दिया जाएगा। आज तक जितने भी वायरस की उत्पत्ति हुई है उनका नाम उत्पत्ति स्थान के नाम पर ही रखा गया है, लेकिन चीन के पावरफुल होने के कारण कि चीन की इतिहास में बेइज्जती होगी। जैसे एक हंता वायरस अभी हाल ही में चर्चा में आया था चीन में, हंता वायरस। जब कोरोना वायरस से दुनिया पेंडेमिक में जूझ रही थी, बीच में एक हंता वायरस आ गया था, और हंता वायरस इससे भी ज्यादा पावरफुल था, उसमें डेथ रेट 70% होती है। कोरोना वायरस में 2% लोग मर रहे हैं, 100 में से मतलब 2 लोग मर रहे हैं, हंता वायरस में 100 में से 70 लोग मरते हैं। समझ गए? तो हंता वायरस पाया गया था 1960-70 के दशक में, और ये पाया गया था हंतन नदी के किनारे, इसलिए उसका नाम रख दिया गया हंता वायरस। समझ गए? ऐसे ही इबोला वायरस पाया गया था। इबोला भी एक नदी का नाम था, उसी के किनारे पाया गया था ये वायरस, चमगादड़ों में, इसलिए उसका नाम इबोला वायरस रख दिया गया। तो इस हिसाब से इसका भी नाम वुहान वायरस होना चाहिए था, लेकिन चीन के दबाव के कारण WHO ने इसका नाम वुहान वायरस नहीं रखा, नोवेल कोरोना वायरस रख दिया, NCOV। N लिखे पहले, उसके बाद COV लिख दिए। N से हो गया नोवेल अर्थात नया, और COV से हो गया कोरोना वायरस। समझ गए? हम इसी को हम लोग पढ़ते हैं कोविड, कोरोना वायरस डिजीज, और 19 मतलब 2019 में आई है। इतिहास में ये इसी नाम से जाना जाएगा, COVID-19 या NCOV। वुहान वायरस नहीं जाना जाएगा, मतलब इतिहास में चीन की बेइज्जती नहीं होगी। नहीं, 2019 में, 19 लिखने का अर्थ है 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। नवंबर में पहला केस चीन में पाया जा चुका था, लेकिन उसने बताया नहीं, शायद पहले बताया होते तो रुक गया होता। चलो लिखो, तो इन सबसे हमसे मतलब नहीं है, बस हमको ये जानना है कि जो चीजें हैं, अब यहाँ पे
हमारे पास अगर हैं तभी उनके बारे में हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अब ये हमारे पास नया आ गया तो आज तक देखो वैज्ञानिक नाक रगड़ रहे हैं वैक्सीन और दवा बनाने के लिए, बना नहीं पाए। अगर ये किसी की तरह का होता और उसके लिए पहले हमने हथियार विकसित कर लिया होता तो इसके लिए हथियार विकसित करने में हमें आसानी होती, हम जल्दी से विकसित कर लेते, थोड़ा बहुत ही तो बदलाव करना होता। लेकिन जब ये पूरी तरह से अलग है तो इसके लिए कोई जगह नहीं मिल रही या कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि कैसे बनाए। अब खोजते जा रहे हैं तो मिल जाएगा तो हो गया काम।